हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉइल मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये है एक्सिस ऑफ कॉइल और इसी एक्सिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब क्या? इस एक्सिस पर किसी भी एक पॉइंट पर, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसी तरह मैंने यहां पे पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है P, कि जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एक्सिस इज x। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड ऑफ द कॉइल, या फिर एक एलिमेंट बोलेंगे यहां से डिस्टेंस है r एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल। तो क्योंकि ये डिस्टेंस x है, ये कैपिटल R है, बाय पाइथागोरस रूल, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां भी ये जो वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, ये इस टाइप से वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो कॉइल है ये 3 डायमेंशन कॉइल है, मतलब ये कॉइल इस तरह से है, करंट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, और ये है इसकी एक्सिस, मतलब अगर हम लोग चाहते तो ऐसे दिखा सकते, दिस इज व्हाट द एक्सिस, और मुझे इस एक्सिस पर किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ हियर द करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब अगर इस कॉइल को मैं अगर ऐसे रोटेट अगर कर रहा हूं तो करंट जो है वो ऐसे यहां पे फ्लो हो रहा है, राइट। अब देखो यहां से जो करंट है ये आपकी तरफ आ रहा है, इट इज मूविंग आउटवर्ड, और जब ये करंट यहां पे आ जाएगा डाउन साइड में, ये मूविंग इनवर्ड इन द प्लेन। मतलब इफ वी ड्रॉ अ प्लेन व्हिच कट दिस कॉइल, ये इस टाइप से एक इमेजिनरी प्लेन यहां पे कंसीडर कर लिया है जो इस एक्सिस इस कॉइल को कट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, अप साइड में जब करंट रहेगा तो ये आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड टू द प्लेन, और डाउन साइड में जब रहेगा ये रहेगा इनवर्ड टू द प्लेन, राइट। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बाय बायोट-सेवर्ट्स लॉ, और हमें पता है कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज dP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, हियर इट इज dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू थी यहां पे, बराबर है। अब इस केस में I is a current which is flowing through this coil, dl is a small element, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करनी है इस कॉइल के लिए फाइंड करनी है, राइट। लेकिन बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। अगर आपको याद है तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया था, एंड दिस वाज पॉइंट P, दिस वाज एंगल थीटा, एंड दिस इज व्हाट द R। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी हमने इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। मतलब बायोट-सेवर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो एक स्मॉल छोटे से एलिमेंट के लिए मिलती है। नाउ मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस कंप्लीट कॉइल, कंप्लीट लूप, तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। उसके पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, जैसे थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन I and dl, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R। ये जो R हमने लिखा है इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहां से अगर करंट I इतना फ्लो हो रहा है एंड दिस वन इज अ स्मॉल एलिमेंट, सो करंट एलिमेंट मतलब क्या, I dl, इट इज, इसको कॉम्बिनेशन में करंट एलिमेंट कहा जाता है। So simply we can say this theta is nothing but the angle between this small element dl and r, या फिर करंट एलिमेंट और r के बीच का ये एंगल होता है। तो फिर अब यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया dl, और करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, so this is what the small element, small part, जिसके लिए हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई है, राइट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि what will be the angle between this element and R, मतलब
ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये करंट एलिमेंट है, हमारी एक्सिस कुछ इस तरह से, ये कॉइल और ये डिस्टेंस, तो इसके बीच का एंगल कितना है। यहाँ पे कैसे होगा, ये एंगल अगर मैं इस डिस्टेंस को ऐसे डिक्रीज करते हुए अगर चलता हूं तो एंगल कम होते चला जा रहा है, और अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं इस तरह से तो एंगल बढ़ेगा। नाउ इट इज 90 डिग्री, इट इज ग्रेटर देन 90, राइट। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूं, इस तरह से शो कर रहा हूं जहां पे एंगल बहुत कम है, इसको मैं मूव कर रहा हूं, एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। नाउ इट इज 90 डिग्री और उसके बाद 90 के अबव, सो वी आर फाइंडिंग द एंगल विथ द एरिया ऑफ दिस कॉइल। हमें एरिया के साथ एंगल नहीं फाइंड करना है। मैंने पहले कहा था कि दिस वन इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, या फिर करंट एलिमेंट एंड आर के बीच का ये एंगल होता है। सो करंट एलिमेंट और आर के बीच का अगर ये एंगल है तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूं। कंसिडर दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कॉइल, ये एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया और मुझे फाइंड करना है एंगल इसके बीच का। तो अब अगर देखते हैं तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट मुझे जिसके बीच में एंगल फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस आर यहां से लो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट। फिर से एक बार मैं दिखा दूं आपको, ये इस तरह से आप डाउन साइड में रखो इस डिस्टेंस को। ये क्या है, ये है करंट एलिमेंट, ये क्या है, आर है, स्मॉल आर। तो अब मैं यहां पे इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं या फिर ऐसे रखूं, इट डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस करंट एलिमेंट या फिर डीएल। और इसीलिए इस केस में ये जो थीटा है इट विल बी ऑफ 90 डिग्री, राइट। नाउ और एक क्वेश्चन यहां पे होता है कि P का जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे 2 बार दिया है, मतलब R भी है और X भी है, तो फिर डिस्टेंस लेना कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डिस्टेंस था P का। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि करंट जो है इस कॉइल से फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट सेंटर में नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कॉइल जो दिखाई थी, यहाँ पे करंट जो है ये कॉइल से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बीच में कोई भी करंट नहीं है, और इसीलिए हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए करंट एलिमेंट से, और करंट एलिमेंट ये है, और हम लोग इसलिए ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो फिर अब क्या होगा, जैसे हमने कहा कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये जो करंट एलिमेंट है मैं यहाँ पे भी आपको शो कर सकता हूँ कि ये करंट एलिमेंट है, मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया है और ये है आर, राइट। अब ये ऐसे रखो या फिर ऐसे नीचे लेके जाओ, ये हमेशा ही इस करंट एलिमेंट को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90, और हमें पता है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, और इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे r की जो वैल्यू है इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dp, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl। नाउ मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है इस पॉइंट p पर, तो फिर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर वैल्यू क्या रहेगी, विच इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। जैसा कि मैंने कहा था कि इस कॉइल में जो करंट है ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, मतलब अगर एक कॉइल में ऐसे रोटेट करता हूं तो अप साइड में जो करंट है ये आउटवर्ड आ रहा है ऐसे, और डाउन साइड से करंट ऐसे जा रहा है। तो पाम रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो राइट हैंड पाम रूल में ये है करंट की डायरेक्शन, देखो इस तरह से, ये थंब क्या इंडिकेट करेगा, करंट, एंड दिस फिंगर इंडिकेट्स द आर लाइक दिस, मतलब ये इस तरह से होगा। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच करंट एंड आर लाइज। आई अगेन रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस करंट एंड आर लाइज। तो अब क्या होगा, ये यहां पे थंब इंडिकेट्स द करंट और ये जो है दिस फिंगर्स इंडिकेट्स द आर। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे देख सकता हूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी सिंपली परपेंडिकुलर लाइक दिस, yes it is perpendicular to this r in this case। तो ये थंब इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन, दिस
fingers indicate the R and this pen indicate the direction of magnetic field. मतलब palm को ये रहेगा perpendicular, right? तो मतलब यहाँ पे मैं magnetic field इसको perpendicularly इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूँ. तो this is the dB. It is the direction of magnetic field. Similarly यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ पे भी छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dl. तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? जैसे हमें पता है कि नाउ एट लोअर पार्ट, जैसे हमने कहा था कि करंट अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर फ्लो हो रहा है, मैं अगर इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे आपके तरफ, तो डाउन साइड में क्या होगा कि करंट जो है वो रहेगा इनवर्ड, राइट? अब अगर करंट इनवर्ड है मतलब ये थंब इनवर्ड रहेगा. नाउ दिस इज व्हाट द डायरेक्शन, दिस थंब इंडिकेट्स द करंट, ये फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं आर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर टू दिस पाम, मतलब मैं ऐसे यहां पे शो कर सकता हूं दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब मैं ऐसे यहां पे शो कर सकता हूं दिस इज व्हाट द डी, राइट? इट वाज पॉइंट पी. सो इस तरह से हमको दो एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. नाउ मैं यहां पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं. We consider this one is a phi, और ये भी phi रहेगा क्योंकि ये एक सेंट्रल एक्सिस है और यहां से ये डिस्टेंस सेम है, और यहां से अगर हम लोगों ने पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है तो ये एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. नाउ इफ दिस वन इज अ phi, अगर ये यहाँ पे phi अगर हो जाता है, और देखो इस एक्सिस को ये परपेंडिकुलर है, राइट? तो फिर ये क्या होगा? ये बन जाएगा इतना एंगल, इट विल बी 90 माइनस phi. ओके, अब अगर ये 90 माइनस phi है तो फिर से एक बार ये r और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट? मैंने कहा था कि ये r को ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी परपेंडिकुलर. तो अब अगर ये 90 माइनस phi है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? phi हो जाएगा. सिमिलरली ये भी एंगल यहां पे क्या हो जाएगा? phi हो जाएगा, राइट? अब हमें क्या करना है? इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व करना है दो पार्ट में. ये रहेगा dp cos phi, ये भी होगा dp cos phi, एंड नाउ दिस वन विल बी dp sin phi और dp sin phi. अब अगर इस केस में अगर देखते हो तो ये जो dp cos phi और dp cos phi क्या है? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका होगा सम. लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dp sin phi और dp sin phi, ये सिर्फ दो एलिमेंट की वजह से. ऐसे इस कॉइल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अगर ये कॉइल देखते हो तो हमने सिर्फ यहाँ का एक एलिमेंट लिया है dl, और यहाँ का एक एलिमेंट लिया है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है. dp cos phi एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. और फिर वहां पे एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? मतलब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रहेगी? dp sin. The direction of magnetic field will be along the axis. Once again, what is the direction of magnetic field at this point P? It is along the axis. लेकिन मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने दो एलिमेंट लिए थे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसके वजह से dp sin phi, dp sin phi, dp sin phi, फिर से dp sin phi, dp sin phi, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा. और इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो dp sin phi है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. मतलब मुझे मिलेगा यहाँ पे we have total magnetic field is equal to integration of dp sin phi. ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? और मैंने dp की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करके रखी है. अब मुझे चाहिए sin phi. व्हाट इज sin phi? साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा sin phi is equals to opposite, that is r upon hypotenuse, which is equals to under root of r square plus x square. तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी. नाउ नेक्स्ट मुझे ये दोनों वैल्यू उठाकर dB की वैल्यू और ये साइन की उठा के यहाँ पे रख देनी है. तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा b is equals to इंटीग्रेशन dB मतलब हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हियर इट इज
I dl डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे था साइन फाई की वैल्यू ये है विच इज इक्वल टू r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे इसको कंबाइन कर देता हूँ, इट इज इक्वल्स टू रेस्ट टू पावर 3/2। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा रेस्ट टू पावर 1 और रूट का मतलब क्या होता है रेस्ट टू पावर 1/2, हमें पता है कि 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2, और इसलिए रेस्ट टू पावर 1 रेस्ट टू पावर 1/2 ये हो गया 3/2, राइट। देख अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ dl, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे dl बढ़ेगा, जो एलिमेंट है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि छोटा सा अगर एलिमेंट लिया है मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट अगर बढ़ते जा रहा है तो वहां पे करंट बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और इसलिए यहाँ पे ये वेरिएबल टर्म है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभी विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। नाउ अब ये जो dl था, dl वाज स्मॉल एलिमेंट, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर एक रिंग के लिए, इस कॉइल के लिए ये एक छोटा सा एलिमेंट होता है dl, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी द सर्कमफरेंस ऑफ दिस रिंग, और सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, ये हो जाएगा 2 पाई r। अब यहाँ पे देखो ये पाई और या फिर पाई कैंसिल नहीं करते, इसको एज इट इज रखेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे देखो हम लोग लिखने वाले हैं 2, ये 2 इंटू पाई r स्क्वायर और करंट I डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे फिर से एक बार 2 पाई r इंटू r स्क्वायर और ये I। अब ये जो पाई r स्क्वायर है, इट इज व्हाट सिंपली द एरिया ऑफ दिस कॉइल, एरिया ऑफ सर्कल होगा, और ये जो कॉइल है ये किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। सो वी कैन रिप्लेस दिस वन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 एरिया इंटू I डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल। अब यहां पे अगर देखते हो तो इट इज द एरिया और ये है करंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक सिंगल टर्न के लिए, मतलब कॉइल में अगर सिंगल टर्न अगर है दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6, 7 अप टू n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये रहेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n a r डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। सो हियर वी कैन राइट b suffix n, this is the magnetic field for single turn, it is a magnetic field for n number of turns. Now यहां पे ये जो टर्म है, this term, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे के लेक्चर में भी हमको काम में आएगा। और ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को कहा जाता है it is magnetic dipole moment. I repeat, this factor it is a very much important one, आगे चल के ये बहुत काम में आने वाला है। It is magnetic dipole moment, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। So we can write this equation as, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, which is again equals to mu naught upon 4 pi
2n upon r square, it is r square plus x square raised to power 3/2. So this is what the magnetic field for n number of turns in terms of magnetic dipole moment, right? इस इक्वेशन को हम लोग एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं और एक इसका दूसरा फॉर्म बताता हूं। फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में बहुत काम में आने वाला है। तो फिर से हम लोग यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपको डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद करना था। यहां से हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे हम लोग कुछ नए फॉर्मूले डिराइव करेंगे और वो भी फॉर्मूले हमको याद रखने होते हैं। सो अगेन, जैसे कि हमने देखा कि दिस इज व्हाट dl, दैट इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस रिंग। यहां पे एक dl छोटा सा एलिमेंट है और अगर इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये पूरे रिंग की लेंथ हो जाएगी या फिर इस कॉइल की लेंथ हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ दिस कॉइल। सो वी कैन राइट दिस वन एज b is equals to mu naught upon 4 pi I r divided by r square plus x square raised to power 3/2 into ये हो जाएगा 2 pi r, which is the circumference of this coil. Now अब यहाँ पे हम लोग ये फैक्टर पाई और पाई कैंसिल कर देंगे, उसके बाद ये 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. So this is what the magnetic field that you have to remember. तो ये और एक फॉर्मूला बन गया जो आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाले हैं। यहां से हम क्या करते हैं, ये आर स्क्वायर की टर्म कॉमन कर देते हैं या फिर बाहर ले लेते हैं। सो नाउ v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय, मैं यहां पे लिखूंगा इसको r। देखो जब मैं यहां पे इस r स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं तो उसका पावर यहां पे रहेगा और वी कैन जस्ट इंक्रीज 2 और 3 स्टेप्स मोर। r स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर और रेस्ट पावर था 3/2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन लेने के लिए वो टर्म दोनों जगह होनी चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे r स्क्वायर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो पावर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे और इस ब्रैकेट के लिए, राइट है? तो जब ये पावर यहाँ पे आ जाएगा तो ये है 2, वो वहां पे 1/2 कैंसिल होकर बचेगा r3, मतलब हमें मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 r³ और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन